तो आज हम कसम कहानी के कुछ हिस्सों को जरा गहराई से देख रहे हैं। जी। ये अंश हमें जगतू नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी में ले जाते हैं। वो कहानी सुनाने वाले के परिवार का एक अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। कहानी में उसकी वफादारी साफ दिखती है। और उसके सपने भी अपने पोते पोतियों के लिए। लेकिन फिर कैसे एक बाहरी साजिश और घर के झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कैसे खुलता है। चलिए तो फिर कहानी के इन खास मोड़ों को समझते हैं। जगतू का हुलिया भी, वो भी बड़ा दिलचस्प बताया गया है। हाँ, जैसे नाटा कद, दुबला पतला सा। बिल्कुल। और बाल खिचड़ी, दांत पीले, धोती घुटनों तक, गंजी और गमछा पहनता था। लेकिन पैरों में चप्पल जरूर। हाँ, वो जरूर। और देखिए, वो सिर्फ एक सहायक नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य जैसा था, बचपन से ही। जी। सुबह की चाय तो उसके बिना कोई पीता ही नहीं था, ऐसा लिखा है। सही। और स्वभाव में हंसी मजाक भी था, छोटों को डांटने का हक भी समझता था अपना। अच्छा। हाँ, और कभी कभी तो खेती के फैसलों पर भी राय दे देता था। मतलब अपनी जगह बनाई हुई थी उसने। पूरी तरह। जरूरत पड़ने पर अपनी जेब से पैसे देने को भी तैयार रहता था। तो ये बात जगूतू के किरदार को खास बनाती है। वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं वफादार सेवक, वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी हालातों के बावजूद परिवार में एक इज्जत, एक अधिकार वो हासिल किया है। सही कहा। उसका व्यक्तित्व सीधा सादा है, पर उसमें गहराई है। जी। अब देखिए, जगूतो की पत्नी तो काफी पहले गुजर चुकी थी। हाँ। और उसने अपने बच्चों के लिए, बेटी तुलसी और बेटा कुलवा, उनके लिए दूसरी शादी नहीं की। ये भी एक बड़ी बात है। बेटा कुलवा ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, वो मजदूरी करता था। पर जगूतू की सारी उम्मीदें वो अब कुलवा के बच्चों पर टिक गई थीं। यानी अपने पोते पोतियों पर। ईशोर और बिजोरिया। हाँ, खासकर ईशोर को लेकर उसके लिए बड़े सपने थे। उसे पढ़ाना लिखाना चाहता था, काबिल बनाना चाहता था। वो कहता भी है ना, पोते तो मुल्क नहीं रहने दूंगा मालिक। बिल्कुल। और इसीलिए तो बचपन में ही उसके लिए पट्टी पेंसिल ले आया था। जी। तो यहाँ साफ दिखता है कि कैसे एक पीढ़ी की जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, हाँ, वो अगली पीढ़ी पर टिक जाती हैं। हाँ। जगतू शायद कुलवा को न पढ़ा पाने की कमी ईशोर के जरिए पूरी करना चाहता था। ये उसकी उम्मीद भी है और भविष्य की चिंता भी। लेकिन कहानी में फिर एक मोड़ आता है, एक उलझन। जी। जगतू का पड़ोसी है मास्टर, स्कूल में पढ़ाता है। अच्छा। वो जगतू की बची कुची जमीन हथियाना चाहता है। वो पहले ही जगतू के अनाथ होने का फायदा उठा चुका था। मतलब आधी जमीन पर तो अपना पक्का मकान बना चुका था। हाँ, बिल्कुल। और अब वो और उसकी पत्नी मास्टरनी दोनों मिलकर जगतू के बेटे कुलवा और बहू के कान भरने लगते हैं। जगतू के खिलाफ। हाँ, जहर घोलते हैं। और बहू यानी ईशोर की माँ, वो पहले से ही जगतू के कंट्रोल वाले स्वभाव से कुछ नाखुश थी। किस तरह के कंट्रोल से? जैसे वो उसके जेवर और साड़ियाँ अपने पास रखता था। हाँ। अब जगतू के लिए शायद ये देखभाल हो, सुरक्षा हो, लेकिन बहू को ये दखलंदाजी लगती होगी। बिल्कुल। और मास्टरानी ने इसी नाराजगी को और हवा दे दी। समझ गई। तो यहाँ बाहरी साजिश और घर की अंदरूनी कश्मकश दोनों मिल गई। हाँ, बहू की नाराजगी और मास्टर का जमीन का लालच। और मास्टरानी की भूमिका भी अहम थी इसमें। हाँ, मास्टरानी ने ही बहू को उकसाया। और ये जमीन का मसला गांव देहात में तो ये इज्जत से जुड़ा होता है अक्सर। बिल्कुल, पहचान से जुड़ा होता है। फिर एक दिन ये जो तनाव था, ये एकदम चरम पर पहुंच गया। क्या हुआ? कुलवा, जो अपनी पत्नी और मास्टरानी से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था, उसने अपने पिता जगतू से अलग होने की मांग कर दी। ओहो। और गुस्से में यहां तक कह दिया कि वो उसके बच्चों को हाथ न लगाए। ईश्वर के लिए जो पट्टी लाई थी जगतू ने, उसे तोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। और तभी मास्टर और मास्टरानी भी आ गए। वो भी कुलवा का पक्ष लेने लगे। जगतू से कहने लगे कि सब छोड़ छाड़ दो। तो देखिए कैसे बाहरी लोग परिवार की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। सही। जगतू का वो नियंत्रण वाला स्वभाव, जो शायद उसकी नजर में देखभाल था, बहू के लिए घुटन बन गया। और वही बाहरी लोगों के लिए रास्ता बन गया दखल देने का। और जमीन का विवाद तो था ही। हाँ, वो तो जैसे आग में घी डालने जैसा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे लोगों की अपनी असुरक्षाएं और बाहरी लालच मिलकर रिश्तों को तबाह कर सकते हैं। जगतू ये सब देख के एकदम टूट गया। उसे मास्टर की साजिश समझ आ गई थी। उसने चाबियों को गुच्छा बहू बेटे के सामने फेंक दिया और कुलवा से बस इतना कहा कि भाई, कम से कम ये बची हुई आधी जमीन बचा लेना। और फिर उसने वो कसम खाई। हाँ, वो कसम। बोला, भगवान कसम, मैं इस और उसका पक्का मकान जीते जी नहीं बनने दूंगा, कभी भी नहीं। कितनी हताशा होगी उस वक्त। बहुत। और बिल्कुल बदहवास हालत में वो कहानी सुनाने वाले के घर चला आया। अच्छा। और बस इतना ही कह पाया, मालिक, ईश्वर, बिजुरी को देखिएगा। और वो मास्टर वाली बात। हाँ, और मास्टर मेरा घर ना तोड़े, देखिएगा। और बस इसके बाद वो शांत हो गया। उफ, जगतू की कहानी
ये वफादारी, उम्मीद, पारिवारिक झगड़े और बाहरी शोषण की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है तो उसका अंत दुखद है यकीनन, लेकिन उसकी आखिरी चिंता भी क्या थी? अपने पोते पोतियों का भविष्य और अपनी वो जमीन। हाँ, वो जमीन शायद उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, वो शायद उसके कुल की, उसके वजूद की पहचान थी। हो सकता है। और वो कसम, वो सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थी, वो अपनी पहचान, अपनी विरासत को बचाने की एक खताश कोशिश थी जब सब कुछ हाथ से निकल रहा था। कहानी सुनाने वाला अंत में सोचता है, सचमुच जगत्तू ने अपनी कसम निभा ली थी, मगर मेरा उत्तरदायित्व अब शुरू हो गया था। जी, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि किसी के जाने के बाद उसके अधूरे वादे या जिम्मेदारियां, इनका बोझ कैसे उठाया जाता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या किसी की आखिरी इच्छा पूरी करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है? बिल्कुल, ये सवाल जगत्तू की कहानी के बाद मन में रह जाता है।